कल हम लोग जहाँ छोड़े थे बेटा फिर वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या था बेटा? बजट पर नियंत्रण। और बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा। एक्चुअल में आपकी परेशानी यह है कि बहुत जल्दबाजी हो जाती है। जितना जल्दी जल्दी सब पढ़ डालें वो कर नहीं पाएंगे आप। पढ़ाई बच्चे के बड़े होने जैसा है। हमारा पति हो, खरबपति हो, रिक्शा चलाते हो, हर घर का बच्चा उसी क्रम में बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने लिखने वाले और जो अरबपति घरों के लोग हैं उनके बच्चे 5 साल में जवान हो जाते हैं। ये संभव ही नहीं है। तो पढ़ाई बिल्कुल बच्चे के बड़े होने जैसा है। टाइम लगेगा, सीढ़ी चढ़ने जैसा है, सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेगी। और हड़बड़ी मत दिखाओ, आराम से पढ़ो। मैंने कहा कि बजट पे नियंत्रण किसका किसका है। कल को पलट के यही पूछेगा आपसे कि बजट पे किसका नियंत्रण है और बजट पे किस प्रकार से नियंत्रण। आपको क्या लगता है कि लेखानुदान पूछने वाला है? और आपको क्या लगता है कि वो अनुच्छेद पूछने वाला है? यही घेरेगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, बजट पे जो नियंत्रण है, मैंने कहा कि बजट जब पारित हो जाता है लोकसभा से या संसद से, जब बजट स्वीकृत हो जाता है तो बजट पे क्या कोई नियंत्रण रह जाता है? उसी को थोड़ा सा समझना है बेटा। तो बजट जब पारित हो गया, संसद ने धन खर्च करने की अनुमति दे दी, तो क्या विभाग पूरा पैसा खर्च करने के लिए स्वतंत्र है और उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है या नहीं होता है? इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बजट पारित होने के उपरांत 2 लोगों का इस पे नियंत्रण होता है। कब? बजट पारित हो जाने के बाद। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट बजट कंट्रोल। पोस्ट बजट माने बजट पारित हो जाने के उपरांत नियंत्रण। एक तो मैंने कहा था क्या बेटा? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्योंकि वित्त मंत्रालय संसद नहीं है, यह कार्यपालिका है। इसका मतलब है बजट पारित होने के उपरांत उस पर कार्यपालिका का भी नियंत्रण होता है और उस पर संसद का भी नियंत्रण होता है ना बेटा? किसका नियंत्रण? संसद का नियंत्रण। क्योंकि यह क्या है बेटा? कार्यपालिका है और ये क्या है? विधायिका है। तो दोनों का नियंत्रण होता है। इसका जो पोस्ट बजट कंट्रोल है वो हमने आपको कल बताया था। मुझे लगता है कि आपका जो YouTube चैनल है उस पर वीडियो अपलोड भी है, तो वहां देखिए अगर कोई तकलीफ है तो। पोस्ट बजट कंट्रोल। तो कोई एक मित्र बता दें कि वो क्या है कंट्रोल? कल तो बात हुई। बस 2 ही है बेटा। एक है प्रभाजन और एक है पुनर्विनियोजन। और मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि विनियोजन विधायी कार्य है और पुनर्विनियोजन कार्यपालिका का कार्य। क्लियर है बेटा? तो दोनों में मैंने बताया भी था क्या होता है। प्रभाजन में बांट बांट के टुकड़े टुकड़े में पैसा देते हैं, और पुनर्विनियोजन में यदि किसी मद में पैसा बच गया, खर्च नहीं हो पाया, तो पैसा किसी अन्य मद में खर्च नहीं होता, विभाग नहीं कर सकते। एक जगह अनुमति है, वो जगह हमने आपको बताया था कि एक डिटेल सब हेड का पैसा दूसरे डिटेल सब हेड में खर्च हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी वित्त मंत्रालय से लिखित अनुमति लेनी होती है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय अगर अनुमति दे दे तो आप ये पैसा खर्च कर सकते हो। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुनर्विनियोजन, रीएप्रोप्रिएशन। इस पे चर्चा हो गई थी। तो आज बात करनी है बेटा संसद का नियंत्रण। थोड़ा सा डायग्राम मैंने कल आपको दिखाया था, तो फिर से शुरुआत कर देते हैं। यानी संसद बजट पे कैसे नियंत्रण स्थापित करती है, यही ना बेटा? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। और संविधान में खाली मूल अधिकार, दिमाग अधिकार ये आपको लगता है? नहीं, वो भी जरूरी है, ये सब ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सामान्य बच्चा ये सब ना पढ़ पाता है, ना देख पाता है, ना समझ पाता है, तो उसको समझना है। संसद का जो नियंत्रण है बेटा, बोले हाँ बजट पर। तो बजट की ही चर्चा हो रही तो और कोई थोड़ी बात होगी। ठीक है, संसद का नियंत्रण किस पर बेटा? बजट पर।
और वो भी पोस्ट बजट पर। अब मैंने कल आपको बताया था कि जो पैसा देता है किसी को, तो उसके पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि भैया मेरे पैसे का क्या किया। जैसे मैंने कहा कि आपके गार्जियन आपको पैसा देते हैं, तो गार्जियन के पास ये पूरा हक है कि आपसे पूछें कि बेटा जो पैसा मांगे थे, जो काम कह के, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, थोड़ा हमको बताइए। तो अगर आपने किताब के नाम पे पैसा मांगा था, कुछ है कलाकार है ना, कि मांगते हैं किसी और नाम पे और कर देते हैं कुछ और। तो मुझे लगता है पिता इस बात को जानना चाहेगा कि अगर 500 रुपये आपने किताब के नाम पे मांगा, तो क्या 500 रुपए की किताब आपने खरीदा? थोड़ा हमें जस्टिफाई करिए, और जस्टिफाई कर लेंगे तब तो ठीक, और नहीं तो फिर परेशानी। तो अगर धन के खर्च करने की अनुमति संसद देती है, तो क्या खाली संसद पैसा देने के लिए बनी है कि जब पैसे की जरूरत हो तो आके हमसे मांग लीजिएगा, और हम पूछेंगे नहीं आपसे कि पैसा कहाँ खर्च हुआ? तो हम पूछेंगे आपसे, और पूछेंगे ही नहीं, कान वान भी उखाड़ लेंगे ठीक है, अगर गड़बड़ हुआ तो थोड़ा सा देख लो बेटा। तो ये बजट कैसा है बेटा? पोस्ट बजट कंट्रोल है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात आपको हमने बताया कि संसद का बजट पर जो नियंत्रण होता है, पोस्ट बजट कंट्रोल होता है, वो कैसा होता है बेटा? एटॉप्सी टाइप का होता है, पोस्टमार्टम टाइप का होता है। यानी घटना घटित होने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। जैसे विभाग खूब अनाप शनाप का खर्च कर रहे हैं, संसद देख रही है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं तब जब सारा पैसा खर्च हो जाए, वित्तीय वर्ष पूरा हो जाए, तब हम नहीं, दोबारा मांगना नहीं, दोबारा मांगना तो बात की बात, तब हम जांच करेंगे कि जो आपने मांगा था वहां कहाँ। हाँ, बीच में नहीं कुछ कर सकते। जैसे विभाग में पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो संसद बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। क्लियर है बेटा? तो मैंने बताया था कि इसके दो तरीके हैं। किसी को याद है? बोलो। हाँ, तो अंग्रेजी में मत बोलो, हिंदी में बोलो। एक है क्या बेटा? लेखांकन विधि, और एक क्या है? प्रतिवेदन विधि। क्लियर है बेटा? ये दो तरीके से संसद धन खर्च होने के बाद उसकी जवाबदेहिता तय करती है कि भाई कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ नहीं। लेखांकन विधि की सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी कैट पर होती है। क्लियर है बेटा? और प्रतिवेदन विधि में वित्त से संबंधित 3 समितियां हैं। कल हंसी मजाक में आपसे बात हुई थी। एक है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है एस्टीमेट कमेटी, और तीसरा है क्या बेटा? हाँ, CPU। ये जरूर याद रहेगा, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम की समिति। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है इन्हीं को पढ़ लेना है और बात बन जाएगी। ठीक है, कुछ लिखा है बेटा? शुरू करें। संसद का वित्त पर नियंत्रण, या संसद का बजट पर नियंत्रण। लिख लिया है? अब इन्हीं का प्रकार लिखना है। अब शुरुआत करिए। लेखांकन विधि, पहला क्या है बेटा? लेखांकन विधि। ऑब्लिक लेखा विधि। ऑब्लिक क्या बेटा? लेखा विधि। लेखा क्या होता है बेटा, कोई बताओ? बोलो बेटा, बोलो तो बात बनेगी। देखो, दो शब्द है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, एक लेखा, एक लेखा परीक्षा। नहीं, जोखा नहीं लेखा जोखा नहीं, एक लेखा और एक क्या बेटा? लेखा।
तो एक को कहते हैं क्या बेटा, लेखा, या इसी को कहते हैं लेखांकन। दोनों एक ही शब्द है। माने लेखा का अंकन करना, या लेखा जब बोल दिया जाता तो उसका भी यही अर्थ होता है। तो एक तो ये शब्द है, और एक शब्द है लेखा परीक्षण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑडिट। क्या कहते हैं बेटा, ऑडिट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। क्लियर है? तो लेखांकन और लेखा परीक्षण में पहले रिश्ता बना लिया जाए, तब तो समझ में आएगा ना बेटा। तो लेखांकन विधि का क्या मतलब है उसको समझना है। देखो, जैसे आपके पिता ने आपको 1,000 रुपया दिया, आपने कुछ कह के मांगा होगा ना कि मुझे फलाना चाहिए, ढमाका चाहिए, तो 1,000 रुपया उन्होंने दिया। उन्होंने आपसे एक बात कही कि बेटा पैसा खर्च करते जाना, एक तो कागज पे लिखते। नहीं समझ पा रहे हो? जो जो कह के मांगा है पैसा आपने, हम पैसा आपको दे रहे हैं। बस आपसे विनम्र निवेदन यह है कि आप जो जो खर्चा करिएगा एक तो पेपर पे लिखिएगा कि 200 रुपए का तेल भरवा लिया है ना, 50 रुपए की कॉफी ले लिया, जो भी आप खर्च करेंगे उसको आप लिखेंगे। क्लियर है? और जब पैसा 1,000 खर्च हो जाएगा तो हम आपसे वो कागज मांगेंगे कि बेटा जो जो खर्चा किया है वो जरा कागज दिखा दो मुझे। और उस कागज के मिलान हम करेंगे आपकी उस मांग से जो कह कह के आपने मांगा था। नहीं समझ पा रहे? अरे भाई 1,000 रुपया जो मांगा था वो कुछ कह के मांगा होगा ना, तो वो भी हम कह देते हैं कि लिख के दीजिए क्या क्या चाहिए आपको। नहीं समझ पा रहे? मुंह जबानी नहीं, लिख के दीजिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा आपको चाहिए। तो आपने लिख लिया, लास्ट में जोड़ा तो 1,000 आया, पापा को पकड़ा दिया कि पापा देखिए 1,000 मुझे चाहिए, पापा ने 1,000 दिया, वो कागज रख लिया आपका। और पापा ने कहा बेटा अब आप एक काम करना कि जो जो पैसा खर्च करना वो थोड़ा लिख लेना। क्लियर है? जब 1,000 खर्च हो जाएगा तो पापा फिर वो कागज आपसे मांग लेंगे, तो बेटा जो खर्चा किया वो वाला कागज दे दो, और दोनों कागज होगा आमने सामने। तो ये मांगा था 200 रुपए पेट्रोल के लिए, कितना पेट्रोल भराया, 250। तो शुरू हो जाएगी कुटाई पिसाई धुनाई तो ये ध्यान रखना, जो जो कह के मांगा है वही वही खर्च होगा, और जितना कह के मांगा है उतना ही खर्च होगा। क्लियर है बेटा? तो जब आप कागज पे लिखते हो वो प्रक्रिया लेखांकन कहलाती है। समझ में आ रहा है? और पापा जब उसको चेक करने लगते हैं तो लेखा पर, मुझे अब तक क्लियर हुआ होगा। जो लेखा है उस लेखा की जब जांच होने लगेगी तो लेखा परीक्षण। तो एक बात तो तय हो गई कि लेखा परीक्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक लेखा ना देखे माना, इसीलिए उसको लेखांकन विधि कहा जाता है। वास्तव में हो जाता है लास्ट में ऑडिट, और ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है। लेकिन सीएजी तब न करेगा जब लेखा होगा। सब खर्च कर दिया और पापा ने कहा पर्ची लाओ, तो पापा भूल गए लिखना तो जो बड़े शातिर लोग होते हैं ना यही सब कर देते हैं, जो जो कहा था पापा वही वही खर्च हुआ, लेकिन ये है कि लिखना भूल गए। नहीं, लिखना पड़ेगा ताकि मिलाया जाए। क्लियर है? और मुंह जबानी नहीं। अगर आपने कहा कि हमने पेट्रोल भराया है 200 का तो पर्ची दिखाइए। अगर आपने कहा कि 250 का हमने किताब खरीदा है तो किताब दिखाइए, और हम उसकी एमआरपी देखेंगे, है ना, उतने की है कि नहीं। इतने आसानी से जान नहीं छूटता बेटा विभागों का, है ना। 12 क्लियर है बेटा? तो लेखांकन विधि का मतलब वास्तव में लेखा परीक्षण ही है। लेकिन लेखा परीक्षण किसका होगा? लेखा या लेखांकन होगा तब ना लेखा परीक्षण होगा। लेखा लेखांकन ही नहीं होगा तो लेखा परीक्षण किस बात का होगा? क्लियर है बेटा? तो इसमें दोनों चीजें शामिल है, हम विस्तार से बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक साहब नियुक्त है, क्या नाम है इनका, बोले, बोला करो जोर से, अब संकोच मत करिए। तो सीएजी, तो एक जने हैं
CAG और एक जाने हैं खाली CA। ये जी नहीं लगा है उसमें। अरे ये भी CA हैं, ये भी CA हैं, बाकी ये खाली CA हैं और ये जी वाले CA हैं, है ना। तो CA माने क्या होता है, नाम सुना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या होते हैं? मैंने सुना पढ़ाई उड़ाई होती है। अरे बच्चे CA की पढ़ाई करते हैं भाई, तो पढ़ाई करने के बाद उनको डिग्री उग्री मिल जाती है, किसकी? CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो ऑफिस ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं। क्या काम है इनका? अस्पष्ट बोलिए, जो समझ में आता है वही बोलिए, बाकी हम खड़े हैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए। ये नाम सुना है कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का? कभी दिमाग में आया कि करता क्या होगा? लेखा, एक शब्द खूब बोल रहे हो, लेखा जोखा, है ना। तो खाली लेखा जोखा से काम नहीं चलेगा, है ना भैया जी। सुनो, एक्चुअल में क्या है कि जब आप इनकम टैक्स भरते हो, जैसे हम लोग इंडिविजुअल लोग हैं या हम फर्म चलाते हैं या हमारी कंपनी है, कुछ भी हो, तो व्यक्तिगत आदमी जब अपना इनकम टैक्स भरता है तो खुद भर लेता है और सरकार उससे हाथ जोड़ के पूछती है कि भैया जी बस ये बता दीजिए कि साल भर में कितना कमाया और साल भर में कितना खर्चा किया। नहीं समझ पा रहे? चौक पे एक तो सड़क के किनारे वो ठेला लगा के गोलगप्पे बेचता है, चाट बेचता है, तो साल भर में कितना कमाई किया सरकार को पता है? ये सरकार एक आदमी को बैठाया रखती है कि जो देखते रहना दिन भर में कितना कमाता है। बहुत कमा लेते हैं। तो चाय वाय वाले हैं, समोसे मोसे बेचने वाले हैं, बहुत ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। तो सरकार बस ये कहती है, मिठाई की दुकानें हैं शहर में, अब नाम हम नहीं लेंगे, किसी का प्रचार नहीं कर रहे लाइव है, लेकिन एक बात की, शहर में मिठाई की दुकानें हैं, साल भर वो कितने की मिठाई बेचा ये सरकार को पता है। तो सरकार बस उनसे ये पूछती है कि साल भर में मिठाई बेच बेच के कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा किया। तो अब तो बताने वाले की मर्जी पर है ना, बताने वाला तो चालाक होगा, सोच समझ के बताएगा, कहीं फंस न जाए इनकम टैक्स में। तो ऐसा बताएगा कि आज की डेट में 7 लाख से कम ही कमाते हैं, ताकि इनकम टैक्स के रेंज में ना आने पाए। सरकार भी कहती है जो मन करे वो बताइए। तो खर्चा भी पूछ लेती है कि भाई ठीक कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, और अगर कुछ टैक्स की लायबिलिटी बनेगी तो आपको देना होगा। क्लियर है? अब जैसे कोई अगर फर्म है, फर्म माने कोई कंपनी है, कोई प्रतिष्ठान है, कुछ भी है, तो उनका खुद से भरा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, हमारा मान लेगा, वो छोले वाले चाट वाले के मान लेगा। लेकिन अगर कोई फर्म चलाता है तो उसका खुद का कहा हुआ नहीं मानेगा। वो कहेगा कि आप जाइए एक CA के पास, CA जब वेरीफाई कर लेगा कि सही बोल रहे हैं, इतना इनकी कमाई है और इतना इनका खर्चा है, मुहर लगाएगा, दस्तखत करेगा, यानी चार्टर माने एक कहते हैं ना अकाउंटेंट, जब उसको वेरीफाई कर लेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो CA तो प्राइवेट आदमी होता है। तो एक बात मुझे बताइए, वो किसके पक्ष में सोचेगा? हाँ जाहिर सी बात है, हमें से पैसा वैसा लेके हमारा अकाउंट बना रहा है, तो कान वान में पूछ लेते क्या करना है, तो आप बता देगा, उसी हिसाब से मैनेज कर लेते। ये भी वही काम करता है। क्लियर है? लेकिन ये सरकारी काम करता है, प्राइवेट काम नहीं करता। और ये भी विभागों का सब जो आपने बोला ना, सब लेखा जोखा, है ना, करता है, लेकिन पैसा विभाग से नहीं लेता, पैसा सरकार से लेता। बस यही खेल बिगड़ जाता है। अगर CAG किसी विभाग का लेखा जोखा करता और व्यक्तिगत रूप से लोग उसको पैसा देते, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी ऑनेस्टी रह पाती। लेकिन क्योंकि CAG सरकार का व्यक्ति है, वो किसी विभाग का लेखा जोखा करता है और पैसा उसको भारत सरकार देती, इसलिए वो निष्पक्ष रहता है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिख जाती है तो जरूर एक मंच करें। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा लिखा जाए, संवैधानिक हेडिंग बनाइए, लेखांकन विद बनाया बेटा।
लिखें, लेखांकन विधि का अभिप्राय, लेखांकन विधि का अभिप्राय विभागों को प्रदान किए गए धन का लेखा या लेखांकन तैयार करना। विभागों को प्रदान किए गए धन का लेखा या क्या बेटा, लेखांकन तैयार करना। क्लियर है? जब लेखांकन तैयार हो जाता है तो, जब लेखांकन तैयार हो जाता है तो उसका लेखा परीक्षण किया जा सकता है। तो उसका क्या बेटा, लेखा परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात लेखांकन, थोड़ा स्पीड बनाइए बेटा, अर्थात लेखांकन व लेखा परीक्षण एक दूसरे से संबद्ध है। अर्थात लेखांकन और क्या बेटा, लेखा परीक्षण एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़ा है। ये अलग अलग चीजें नहीं हो सकती बेटा, ठीक है? जब तक लेखांकन रहेगा नहीं तब तक लेखा परीक्षण होगा नहीं। तो लेखा परीक्षण अगर हो रहा है तो 100% गारंटी है कि लेखांकन होगा, लेकिन खाली लेखांकन लेखा परीक्षण नहीं होता। क्लियर है? ये सब जिम्मेदारी किसकी दी गई है बेटा, सीएजी की। तो अब थोड़ा सा हेडिंग बना लें, सीएजी। हाँ, कैग लिखो ना, कैपिटल में लिखो, सीएजी। हिंदी में भी बोल दे रहे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अच्छा, एक बेटा क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं जो सिविल सर्विसेज में पूछा गया, और चूंकि आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, प्रीलिम्स देना है, मेंस भी तो देना है, और अगर मेंस आप नहीं दोगे तो आप नहीं बनोगे पीसीएस, किसी हालत में नहीं बनोगे। आप प्री क्वालिफाई कर करके मेडल टांग के गो ना, मेंस दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को इसी में बड़ा सुख मिलता है, मेंस दे रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है सुख वह नहीं है बेटा, आप जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे वो सुख है। तो सीएजी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मेंस में। तो एक क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था काफी पहले, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम बोल रहे हैं, और थोड़ा सा आपसे ओपिनियन चाहेंगे बेटा पढ़ाने के पहले। जैसे उसने पूछा कि सीएजी निगरानी करने वाला कुत्ता नहीं है वरन शिकार करने वाला कुत्ता है। टिप्पणी लिखिए। तो एक बच्चा तो ऐसे ही भड़क गया कि इसको कुत्ता उत्ता बना दिया। नहीं नहीं, एक्चुअली में प्रश्न इंग्लिश में था, तो उसने कहा था कि सीएजी वॉच डॉग नहीं है वरन ये ग्रे हाउंड है। ये यूपीएससी में पूछा गया। क्या लिख पाएंगे आप आज की डेट में, अगर आपसे राय ली जाए, जिसका क्या मतलब निकला? मैंने उसने ये कहा कि ये सिर्फ निगरानी करने वाला व्यक्ति नहीं है वरन ये शिकार कर लेता है। ये क्या मतलब हुआ? अरे अब तो हम लोग किनारे पहुंच गए हैं बेटा, परीक्षा के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। कुछ राय देंगे, दो चार शब्द, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा, जब ये शब्द पूछा गया तो क्या अभिप्राय था कहने का? हाँ, तो उसको सिर्फ अगर कुछ भी मिसयूज है तो उसको सिर्फ देखना नहीं, अगर वो जो मिसयूज है तो उसको मतलब कार्रवाई है जो भी। अच्छा ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सीएजी एक ऐसा निकाय है जो कार्रवाई भी करता है? सीएजी एक ऐसा निकाय है जो गड़बड़ी पाने पे कार्रवाई कर सकता है? तो ये तो कंफर्म हो गया कि सीएजी मीडिया वाली भूमिका में, जो भूमिका मीडिया की है वही भूमिका सीएजी की। मीडिया का क्या काम है? दिखा देना, हाँ, उजागर कर देना। अब अधिकारी देखें, लोग देखें, और कार्रवाई करना है तो करें, नहीं करना है ना करें। लेकिन मीडिया के पास अगर अधिकार होता तो मौके पे ही कार्रवाई कर देते ना।
स्टिंग ऑपरेशन में देखते हैं मेज के नीचे से पैसा जा रहा है, एक जने पकड़ रहे हैं, अब वो टीवी पे दिखाएंगे, ये देखिए पैसा जा रहा है, लाल घेरा बना होना के। जब घूस लेते हुए देख रहे हो तो वही करो ना, सस्पेंड कर सकते हैं मीडिया वाले ऐसा? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये काम कर देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। करेंगे तो नहीं, लेकिन पक्का करवा देंगे, टीवी पर तब तक दिखाते रहेंगे हाँ, जब तक कि सस्पेंड ना हो जाए। और जब सस्पेंड हो जाएंगे तो टीवी पे आके ताल भी ठोकेंगे कि देखिए हमारी समाचार का असर हुआ, फलाने सस्पेंड हो गए। तो एक बात तो समझ में आ ही रही है कि मीडिया कार्रवाई करने वाला निकाय नहीं है, तो सीएजी भी कार्रवाई करने वाला निकाय। सीएजी बस आपकी फोटो आपको दिखा देता है, देख लो आप कैसे हो। समझ पा रहे हैं? तो विभाग जो भी पैसा खर्च करते हैं उनका वो सब कुछ डिटेल राष्ट्रपति को दे देता है कि महोदय आपके लायक लोग ये किए हैं, अब आपको जो करना है करो, नहीं करना है ना करो, नमस्कार, हम चले अपने घर। तो सीएजी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या कहा गया कि वो सिर्फ एक वॉच डॉग है, सॉरी वॉच डॉग नहीं है वरन ग्रे हाउंड है, मतलब शिकार करने लगा है। क्या मतलब था सर? क्या लिख लोगे? 200 शब्द 250 शब्द लिखने की स्थिति है? तो वो सब मेंस की तैयारी होगी तब, है ना? अरे प्री क्वालिफाई कर लोगे, मौका मिलेगा मेंस के लिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो थोड़ा इनका संवैधानिक परिदृश्य देखते हैं। लिखें, लेखा परीक्षक के पद की स्थापना। अरे ये पद जो बनाया गया होगा बेटा, कभी ना कभी बनाया गया होगा ना बेटा। लेखा परीक्षक के पद की स्थापना क्राउन के शासन के अधीन सन 1857 में ही कर दिया। तो एक तथ्यात्मक सूचना मिली बेटा कि लेखा परीक्षक का जो पद है वो कब बना था बेटा? 1857 में। अर्थात यह जो पद हमको मिला है वो विरासत में मिला है। विरासत समझते हैं? क्या समझते हो आप? जो भी पूछा जाता है वही निरुत्तर हो जाते हैं। अरे भाई, जैसे आपका पुश्तैनी मकान मिल गया जो आपने नहीं बनाया है, तो मकान क्या है? विरासत में आपको मिला है, हमारे बाप दादों ने दिया है, आपने नहीं ना बनाया है। राष्ट्रपति भवन क्या है? विरासत है। संसद भवन क्या है? विरासत। अभी नई वाली बन रही है तो वो विरासत नहीं होगी, वो हम लोग बनाए हैं। इस देश में बहुत ढेर सारी चीजें बेटा हमको विरासत में मिली, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश लिगेसी, यानी ब्रिटिश विरासत में हमको चीजें मिली हैं। तो उसमें से ये भी पद हमको मिला है। यही एक बार पूछा, किन्हीं में से कौन कौन सा विरासत का पद है? पूछ लें एक ठो। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपका टीचर हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छा पढ़ाने की, क्योंकि प्रश्न आपकी सोच के हिसाब से नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं होगा, एग्जामिनर जो सोचेगा वो क्वेश्चन होगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एग्जामिनर की सोच को समझना, वो क्या सोचते हैं। जब तक आप एग्जामिनर की सोच नहीं समझेंगे आप तैयार नहीं हो पाएंगे, टॉपिक पढ़े रहेंगे, उत्तर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस नजरिए से आप उस टॉपिक को नहीं देखोगे, आप अपने नजरिए से देखोगे, और नजरिए का फर्क है। संसद भवन विरासत में है, हाँ। सिविल सेवा का पद विरासत में है, मुझे लगता है समझ में। न्यायपालिका विरासत में है, अनुमान समिति विरासत में है। तो 4 विकल्प तो हो गया, इसमें उत्तर कहां गया? निम्न में से कौन सा विरासत में हमें नहीं प्राप्त हुआ? तकलीफ में डाल देंगे बेटा। तो जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से पद या प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने से विकसित हो गए। संघ लोक सेवा आयोग विरासत का है, अखिल भारतीय सेवा विरासत का है। समझ पा रहे हैं ना बेटा?
तो थोड़ा नजर रखना है बेटा इन सब चीजों पे। तो जो सीएजी का पद है यह भी क्या है बेटा, विरासत है। लेकिन ध्यान रखना इसका नाम स्वतंत्रता से पहले सीएजी नहीं था, इसका नाम एजी था। एजी, सी बाद में जुड़ गया है ना, सी जुड़ा जब हम लोग गणतंत्र हो गए। तो लेखा परीक्षक, नियंत्रक लेखा परीक्षक नाम है ना बेटा, तो लेखा परीक्षक नामक पद हमारे यहां बन गया था 1857 में। काम वही था लगभग। गड़बड़ी कहां हुई थोड़ा सुन लो, अब मुझे लगता दोबारा तो नहीं ही बात कर पाएंगे इस विषय पर। तो गड़बड़ी ये हो गई कि शुरू में ये दो काम करता अंग्रेजों के जमाने से, लेखांकन भी यही करता था और लेखा परीक्षण भी यही करता। ये उचित है? एक पिता अपने बेटे से कहेंगे जो जो खर्चा करो कागज पे लिख लेना, और बेटा आए पिता के पास और कहे कि हाँ पापा सब लिख लिया है, तो पापा कहे देखो चेक करो सब ठीक है ना, अपने ही देखो। तो कहेगा हाँ पापा एकदम सब ठीक है। जब अपने ही चेक करना होगा तो सब ठीक ही ना होगा कहाँ गड़बड़ होगा। तो परेशानी यही थी कि शुरू में ये दोनों काम करता। थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा, लेखांकन का केंद्र और राज्य दोनों के लिए ध्यान रखना, राज्य स्तर पे इस तरह का कोई प्राधिकारी नहीं है, दोनों की लायबिलिटी इसी के ऊपर है। तो ये क्या काम करता था कि लेखांकन भी करता था और लेखा परीक्षण भी करता था। तो स्वतंत्रता के पहले ही बेटा बवाल हो गया था इस पे। देखो गलत चीज तो गलत बोली ही जाएगी, बोल नहीं रहे। तो इसमें हुआ ये कि ये ठीक नहीं लग रहा था कि एक ही व्यक्ति लेखांकन करे और वही व्यक्ति लेखा परीक्षण करे, तो ये कहां तक न्याय संगत है। अरे लेखांकन कोई और करे, लेखा परीक्षण कोई स्वतंत्र निकाय करे, तब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। आप ही से कहा जाए लेखांकन करिए और कहा जाए खुद ही चेक कर लो, तो कहीं गड़बड़ दिखे काट उठ के सही कर लेंगे, कहां गड़बड़ दिखाएंगे भाई। तो ध्यान से सुनो, 3 समितियां आई थी। इंचकेप समिति, अब नाम है 1923। मूडीमैन समिति 1924, और तीसरा साइमन समिति 1927। ये तीनों समितियों ने एक सुर में कहा कि लेखांकन और लेखा परीक्षण अलग होना चाहिए। मैंने ये देख रहा हूं स्वतंत्रता के पहले का मामला है, ये तीनों समितियों ने एक सुर में सिफारिश किया कि लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य अलग अलग होना चाहिए, जो हुआ नहीं। और बड़ी मजेदार बात है कि स्वतंत्र भी हो गए और ये पद भी रहा, बस इस पद में एक शब्द जोड़ दिया गया, नियंत्रक। आईएएस में पूछा गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक में नियंत्रक शब्द भ्रामक है, टिप्पणी लिखिए। फर्जी है, भ्रामक का मतलब बेकार है। तो क्या आपको लगता है कि नियंत्रक भी है? कि किसका नियंत्रण करता है? यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक में जो नियंत्रक शब्द है वो भ्रमित करने वाला है। वो कहां नियंत्रण करता है भाई? तो क्या करता है कुछ नियंत्रण? तो फिर नियंत्रक शब्द काहे लगाए? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जान छूटेगी नहीं बेटा, जान फंसेगी, अभी हम बताते हैं। ये तो कहा गया नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। ये अलग जानते हो कब हुआ? 1976 में जाके अलग हो पाया। यानी सीएजी के जो अधिनियम बनाया गया उसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि अब लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य दोनों आप नहीं करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनो, इसमें कहा गया भाई दोनों का काम करता था ना, राज्य का भी और किसका बेटा? केंद्र का। दोनों का लेखांकन भी करता था, लेखा परीक्षण भी करता था। 1976 में जब इसके अधिनियम में संशोधन किया गया तो ये कहा गया कि अब आप सिर्फ लेखा परीक्षण करिएगा, लेखांकन का काम आप मत करिएगा। और उसमें भी सबसे दुख की स्थिति यह है कि ऐसा खाली केंद्र सरकार के लिए कहा गया।
राज्य सरकारों में आज भी वही लेखांकन करता है और लेखा परीक्षण करता है। आज की डेट में भी वो परेशानी है कि राज्य सरकारों में आज भी वो लेखांकन का काम करता है और लेखा परीक्षण का कार्य करता है। 1976 में खाली केंद्र का बदला गया। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं। अब वो केंद्र सरकार का कार्य अलग अलग कर दिया गया, लेखांकन काम अलग किया गया और लेखा परीक्षण का कार्य सीएजी को दिया गया। तो केंद्र स्तर पे क्या हो गया बेटा, जरा देखो। केंद्र स्तर पर कब बेटा, 76 में लेखांकन और क्या बेटा, लेखा परीक्षण। ये तो राज्य स्तर पे भी दोनों काम है, केंद्र स्तर पे दोनों काम है, लेकिन राज्य स्तर पे आज भी ये काम कौन करता है, सीएजी। लेकिन 1976 में कहा गया केंद्र स्तर पे लेखांकन का काम आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ, ये कौन करेगा, ये पूछा आपसे। सोच लो बेटा, कहां सोच आपकी घूम रही है, आपकी सोच कहां घूम रही है बता दें। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है, यही दुनिया है। इतने छोटे छोटे बच्चों को पता है आज की डेट में, ये भी पता है। यहां घेरेगा आपको कि केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे लेखांकन का काम कौन करता है। लेखा परीक्षण छोड़ दो, तो राज्य स्तर पे भी लेखांकन का काम और लेखा परीक्षण दोनों काम करता है सीएजी, लेकिन केंद्र स्तर पे लेखांकन का काम नहीं करता। तो कोई तो करता होगा, कौन करता है, मैंने कुछ अंदाजा बताइए थोड़ा। तो हम है? अलग से पद बनाया गया, अरे हम ऐसे ही बता रहे हैं, जिंदगी भर यही तो समय खपाया है बेटा, और कंपटीशन की नस नस समझते हैं। एक यहां से मैं पीसेस बनाता हूं, जहां सिपाही का सपना है बच्चों का, आसान है ये, तो कुछ तो करते ही होंगे ना बेटा, ऐसे ही फोकट में थोड़ी हो जाते हैं। हाँ क्या पूछा था, जरा क्वेश्चन बोलो बेटा, याद आ रहा है, मैंने टेढ़ा मड़ा कुछ याद आ रहा हो तो बताओ क्या पूछा गया था। हाँ हाँ, तो काहे नहीं पूछेगा, हम ऐसे ही बता रहे हैं। दूसरा ये कि ये अगर पूछता है कि लेखांकन और लेखा परीक्षण कब पृथक किया गया, तो ये आसान प्रश्न है, सुन लो, मेरे हिसाब से आसान प्रश्न है, लेकिन उसे तो ये पूछना चाहिए था ना, और पूछा है यूपीएससी में कि लेखांकन का कार्य केंद्र स्तर पे कौन करता है। अलग तो हो ही गया, अच्छी बात है, तो अलग हो गया तो ये दोनों काम कोई ना कोई करता होगा ना, तो ये काम तो सीएजी करता है, ये कौन करता है। हम्म, ध्यान से सुनिए, केंद्र स्तर पे लेखांकन का कार्य अब विभागाध्यक्ष को दे दिया, जो विभाग का अध्यक्ष होगा वही मुख्य लेखाधिकारी भी कहलाएगा, यानी वो अपने विभाग का लेखांकन करके रखे रहेगा। सीएजी साहब जाएंगे, कहेंगे लाओ दे दो और हम चेक कर लेंगे। क्लियर है बेटा, शुरुआत करें। अभी हम सब लिखाएंगे बेटा, एक शब्द एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, जैसे बच्चे जल्दी जल्दी नोट करना, कहीं भूल न जाए लिखाते समय। अरे ना ना, मैं भूलूंगा नहीं बेटा, इतना तो मुझे याद है। क्या लिखा जरा बोल दो लास्ट। हाँ लिखें, प्रारंभ में यह लेखांकन तथा लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता था। लिख लिया है, लिखो, प्रारंभ में यह लेखांकन तथा लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता था। क्राउन के शासन के समय, क्राउन के शासन के समय निम्न समितियों ने लेखांकन तथा लेखा परीक्षण से
अलगाव के लिए सिफारिशें की, रिकमेंडेशन किया। अलगाव के लिए क्या किया बेटा? सिफारिशें किया, रिकमेंडेशन किया। क्लियर है बेटा? माने सिफारिश की गई, किसने किसने किया बेटा? सामने लिखा है, तीनों का नाम लिखो, क्रम से लिखिए। इंचकेप समिति, वर्ष जरूर लिखिए। थोड़ा सा रुकिए, काहे लिखा रहे हैं भाई? क्यों लिखा रहे हैं? पूछ सकता है, जैसे क्या पूछ सकता है? कल्पना करिए का क्या पूछ सकता है? जैसे इंचकेप समिति कब आई थी? अरे पूछेगा कौन सी समिति लेखांकन लेखा परीक्षण के पृथक्करण की सिफारिश की, कौन सी समिति कब आई, यही ना सब पूछा जाएगा। कौन सी समिति लेखांकन लेखा परीक्षण से संबंधित है, बाकी गया भाड़ में, खाली यही पूछ लेगा। रंगराजन समिति, ढेमाका समिति, मुडीमैन समिति, नाम लेके पूछेगा कौन लेखांकन लेखा परीक्षण से संबंधित है, ऐसे ना प्रश्न पूछेगा बेटा। तो आप इस पे सतर्क रहिए, बहुत आसानी से आपको नंबर लेके भागने नहीं दिया जाएगा, है ना? तेल तो निकाला ही जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा, घर पे बैठ के यही सब सोचो क्या क्या हो सकता है। दूसरा क्या बेटा? मुडीमैन समिति। अब अंग्रेज लोग हैं बेटा तो ऐसे ही नाम होगा उनका, और सुधीर और सुनील थोड़ा ही होगा, है ना? हाँ, अगला साइमन समिति। साइमन समिति 1927। तो इन तीन लोगों ने क्या किया बेटा? इन्होंने कहा कि लेखांकन और लेखा परीक्षण अलग होना चाहिए। तीन तीन समितियों ने कहा, बाकी अलग नहीं किया गया। कौन बवाल मोल ले, कौन किसको नई जिम्मेदारी? जो देखो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जो चल रहा है वो चलते रहे। अगर बहुत परेशानी नहीं हो रही है तो जो व्यवस्था चले, हमारे घरों में भी होता है, कोई चीज खराब होती है लेकिन चल रहा है, चलने दो, जब फंसेगी गाड़ी तो देखा जाएगा। तो यही था, चल रही है चल रही है। गणतंत्र भी हो गए फिर भी चल रही है ना? लेकिन हल्ला दंगा तो मच ही रहा था कि अरे ठीक बात नहीं है, ठीक बात नहीं है, लेकिन उसको जाके ठीक किया गया बेटा 1976 में। लेकिन गणतंत्र होने के उपरांत भी इसके पृथक्करण पर चर्चा होती रही। पृथक्करण माने अलग होने की चर्चा होती रही। सन 1976 में एक अधिनियम बनाकर, सन 1976 में एक अधिनियम बनाकर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण को केंद्र स्तर पर पृथक किया गया। केंद्र स्तर पे क्या किया गया बेटा? पृथक किया गया, अलग किया गया। क्लियर है? परंतु परंतु जरूर लिखो, परंतु राज्य स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण सीएजी ही करता है। सीएजी ही करता है। आवाज पहुंच रही है ना बेटा पीछे? सीएजी ही करता है। क्लियर हुआ? अच्छा आगे बढ़िए। तो अब एक प्रश्न तो स्वाभाविक है बेटा कि केंद्र स्तर पे लेखांकन का काम कौन देखता है? अगर अलग कर दिया गया तो कौन देखता है, उसको थोड़ा क्लियर कर लिया जाए, एक नोट बना के लिख लो। हाँ, केंद्र स्तर पे लेखा परीक्षण का कार्य अब सीएजी करता है।
केंद्र स्तर पे लेखा परीक्षण का कार्य कौन बेटा? सीएजी करता है, जबकि लेखांकन का कार्य, जबकि किसका बेटा? लेखांकन का कार्य विभागाध्यक्ष एचओडी, एचओडी माने वेरी गुड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष को सौंप दिया गया। विभागाध्यक्ष को क्या किया गया बेटा? सौंप दिया गया। क्लियर है? यहां तक तो दृश्य क्लियर हो गया ना बेटा? कुछ संदेह, कोई समस्या? नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं बेटा, समस्या के स्पेस नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा सीएजी का संवैधानिक परिदृश्य भी देख लिया जाए, है ना बेटा? तो लिख ले पैरा चेंज करके, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल 1482, आर्टिकल 151 माने 48, 49, 50, 51, इन अनुच्छेदों में बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है, पद की बात की गई है, कार्य की बात की गई है, प्रतिवेदन की बात की गई कि भाई प्रतिवेदन कहाँ देगा, है ना बेटा? तो शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुच्छेद 148 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लिखाया होगा बेटा, सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल घबराओ नहीं बेटा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, यानी 6 साल पहले पूरा होगा तो 6 साल, 65 वर्ष अगर पहले पूरा होगा तो, मतलब समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए कि 62 साल पे कोई सीएजी बनाया गया, मान लें, तो पहले 65 पूरा होगा तो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है? कोई 50 साल में अगर हो गया तो 6 साल पहले पूरा होगा, यानी 56 साल का होगा तो 6 साल पूरा कर लेगा। तो ये जब शब्द लिखाया जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो उसका यही अर्थ है जो मैंने बताया। क्लियर है बेटा? अच्छा, क्या इसको हटाया जा सकता है सीएजी को? कैसे? ये महाभियोग माने आलू की सब्जी मत बना दो बेटा, जहां मन करे वही महाभियोग। महाभियोग सिर्फ महा के विरुद्ध होगा, ऐरे गहरे के खिलाफ महाभियोग थोड़ा ही होगा। कहा? हाँ, महामहिम के लिए महाभियोग है। तो ये है कि जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, उन्हीं विधियों से इनको हटाया जाएगा। साथ में ये अभी हम सब लिखाते हैं, साथ में ये भी प्रावधान किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद ये भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है? विनोद राय थे जिन्होंने उजागर किया कोयला घोटाला, धमाका घोटाला, कहाँ है आजकल? पता ही नहीं है, क्योंकि जब रिटायरमेंट होंगे लोग तो नेपथ्य में खो जाते हैं, क्योंकि इनको कोई सरकारी पद वगैरह नहीं दिया जा सकता। हाँ, राज्यपाल बनाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल लाभ का पद नहीं माना जाता, तो बड़ी भारी परेशानी है। हाँ, हम तमाम हथियार हैं, तो चर्चा कभी होगी बेटा, तो थोड़ा सा लिख लिया जाए बेटा। हाँ, लिखें। अनुच्छेद 148 के अनुसार, आर्टिकल 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। खाली वक्त की परेशानी है बेटा, नहीं वक्त होता ना तो हम देखते दिल्ली इलाहाबाद में कौन तैयारी कर रहा है आपसे बढ़ गया। तो खाली परेशानी यह है कि हमें रुकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। बहरहाल हो गया बेटा। तो क्या लिखा? नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है? हाँ, पॉइंट बना बना के लिखिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक है, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो।
क्लियर है बेटा? इसे इसे उन्हीं विधियों से पद से हटाया जा सकता है जिन विधियों से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सीएजी व उनके कर्मचारियों के वेतन व भत्ते। सीएजी एवं उनके कर्मचारियों के वेतन व भत्ते क्या होते हैं बेटा? संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर क्या होते हैं बेटा? भारित होते हैं। क्लियर है? आगे लिखें, सेवानिवृत्त के उपरांत, नेक्स्ट पॉइंट, सेवानिवृत्त के उपरांत, रिटायरमेंट होने के उपरांत वह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। कोई पद धारण नहीं करेगा। एक बेटा लाइन और लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 151 के अनुसार, आर्टिकल 151 के अनुसार केंद्र की स्थिति में यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, किसको बेटा? राष्ट्रपति को, तथा राज्य की स्थिति में यह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है बेटा, आगे लिखो, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, राष्ट्रपति अथवा कौन बेटा? राज्यपाल इसे सदन के पटल पर रखवाते हैं। इसे कहां बेटा? सदन के पटल पर रखवाते हैं। लोकसभा की लोक लेखा समिति, जो भी नाम आया है बेटा, लोकसभा की लोक लेखा समिति, अखिलेश, लोकसभा की लोक लेखा समिति इसकी व्यापक जांच करती है। इसकी व्यापक क्या करती है बेटा? जांच करती है। क्लियर है? लोक लेखा समिति सीएजी मार्गदर्शक तथा पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। ठीक है बेटा, मार्गदर्शक तथा पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। हाँ, लोक लेखा समिति के लिए सीएजी मार्गदर्शक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया ना बेटा कि पीएससी के लिए मार्गदर्शक कौन होता है, देखिएगा पेपर, तो पीएससी के लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में कौन होता है? सीएजी। और सीएजी की जांच कौन करता है? रिपोर्ट की लोक लेखा। नहीं समझ पा रहे हो भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, तो ऐसा देख लो।
ये जब अपना प्रतिवेदन किसको देंगे, केंद्र की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट दे देंगे किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बेचारा क्या करेगा, है ना, वो रिपोर्ट उनको दे देगा जिन लोगों ने पैसा दिया था। तो इसको भेज देगा कहां, सदन के पटल पर, है ना बेटा। और सदन में एक है कौन बेटा, लोकसभा। लोकसभा में एक समिति होती है जिसका नाम अभी आपने लिखा है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्हीं की रिपोर्ट की बेसब्री से इंतजार करती है। लोक लेखा समिति का कार्य तभी प्रारंभ होता है जब सीएजी की रिपोर्ट इनको मिल जाती है, और बड़े ध्यान से देखते हैं कि कहीं लाल स्याही नहीं न लगी है ठीक है, और अगर कहीं मिल गया तो हंगामा बरप जाएगा। अब सीएजी जो अपना प्रतिवेदन तैयार करता है वो कैसे तैयार करता है, यह भी पूछा गया है आपसे। तो सीएजी 3 प्रकार का लेखांकन प्रस्तुत करता है। एक को कहते हैं विनियोजन लेखा, एक को कहते हैं वित्त लेखा, एक को कहते हैं संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखा। ये तीनों वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति सदन में रख पाते हैं, और सदन की लोक लेखा समिति इसमें से एक पे बहुत विशेष ध्यान केंद्रित करती है जिसका नाम है विनियोजन लेखा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा, तो लिखोगे, याद रहेगा। भाई सुने बड़ा तेज याद करते हो ठीक है, लिख लो। सीएजी, अगला पॉइंट, सीएजी 3 प्रकार के लेखों को तैयार करती है। अंग्रेजी हिंदी में सब बेटा लिख लेना। 3 प्रकार के लेखों को तैयार करती है। पहला विनियोजन लेखा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला क्या बेटा, विनियोजन लेखा, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? कुछ पूछना नहीं है, मत पूछो ठीक है। अभी इसके अंदर हम घुस जाएंगे तो फिर लगोगे पूछने। ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बजट के माध्यम से यानी विनियोग विधेयक के माध्यम से जो पैसा दिया गया होगा उसका उल्लेख होता है। प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, पूरक अनुदान, बीच बीच में जितने भी प्रकार से पैसा दिया गया होगा सबका वर्णन इसमें होता है। क्लियर है बेटा? अगला वित्त लेखा, फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें आने जाने का विवरण होता है, पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां, है ना बेटा। तीसरा संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखा। संयुक्त वित्त एवं क्या बेटा, राजस्व लेखा। तो कितने प्रकार का बेटा, 3 प्रकार का, जिसमें डायनामाइट होता है कौन वाला, पहला वाला, है ना, क्योंकि लोक लेखा समिति इसी पे ज्यादा फोकस किए रहती है, क्योंकि इसी में वो ढूंढती है कि कहां गड़बड़ हुआ और कहां गड़बड़ नहीं हुआ, और सदन में हंगामा हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो आज अपनी बात हम लोग यही समाप्त करें। सर आए हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई, तो उनको भी मौका दिया जाए। कल से तो टाइम शेड्यूल थोड़ा सा परिवर्तित। अखिलेश, तो कल से थोड़ा सा टाइम शेड्यूल में बेटा होगा परिवर्तन, ठीक है? अरे यार यहाँ रहो ना भैया, और उसको बंद करिए। तो कल हम फिर आके आपसे इन तीनों पे बात करेंगे, ठीक है बेटा?